इस वक्त हमारे साथ गोपाल कृष्ण कांग्रेस से प्रवक्ता है। गोपाल जी, आपसे भी समझना चाहेंगे कि क्या आपके अनुसार जो आपने भी उम्मीदें लगाई थी बजट से, क्या वो उम्मीदें पूरी हुई हैं? और खास तौर पर एक मुद्दा जो कि बहुत ज्यादा ध्यान खींचने वाला था, आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए जो अलग से एक फंड जारी किया गया है, ऐसे में क्या ये माना जाए, अगर पॉलिटिकल एंगल से इसे समझने की कोशिश की जाए, कि एनडीए को कैसे जोड़े रखना है? क्योंकि आपके दलों की तरफ से भी लगातार सवाल उठाए जा रहे थे कि टूट होगी और अगस्त में आप देखेंगे सत्ता परिवर्तन भी होगा, तो क्या ये मजबूती देने के लिए एक कोशिश है? गोपाल जी, आपका ऑडियो म्यूट है, ऑडियो अनम्यूट कीजिएगा। हाँ, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी जी जी, आप सभी लोगों को नमस्कार, सभी प्रवक्तागण को मेरा नमस्कार। पटना महानगर कांग्रेस, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बिहार के लिए बहुत निराशाजनक बजट है। और एक जोड़ी प्रधानमंत्री का भी तुरंत पकड़ लेता हूं मैं। इन्होंने जो पटना से पूर्णिया तक का जो 4 लेन एक्सप्रेस है ये बोला है, ऑलरेडी उसका जमीन एक्वायर है, लगभग बना हुआ है, आधा से ज्यादा बना हुआ है। और जितना बना हुआ था ये भी मनमोहन सिंह के दौर ही बना हुआ था, 10 साल में कुछ नहीं हुआ है। और अगर उसी को ये पूरा करने की बात कर रहे हैं तो ये क्या बिहार को? ऑलरेडी लैंड एक्विजिशन इज डन। बेगूसराय के बीच बन चुका है, बख्तियारपुर बन चुका है, काम चालू है। लेकिन ये सारे काम जो भी मौजूदा है, ये मनमोहन सिंह की सरकार के 10 साल से अभी कुछ भी नहीं बना। अब अगर कर रहे हैं वो पूरा करेंगे तो महत्वपूर्ण है और निराशाजनक। बिहार एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज एनआईटी कैंपस का रिक्वायरमेंट था जो नहीं दिया गया। एक भी कंपनी प्राइवेट फैक्ट्री बिहार में नहीं खोलने की बात की गई, बात करने की गई। एक भी रेलवे की बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो रही है, सुधार किया जाए, इम्प्लॉय की संख्या बढ़ाई जाए, रेलवे का मेंटेनेंस बढ़ाया जाए। इस तरह का कोई टेक्निकल नहीं हो रहा है। आप कह रहे हैं बिहार को कुछ मिला ही नहीं, यहाँ सब कह रहे हैं कि बिहार सेंट्रिक ये बजट है। बिहार सेंट्रिक आप कह रहे हैं, ये मैं कैसे मान लूं? जब तक आपने अभी पटना पूर्णिया आपके चैनल पर डिटेक्ट होता है, मैं पढ़ रहा हूं, मेरा घर ही पटना पूर्णिया के बीच में है, मेरा घर बाढ़ में है। और जो पटना से बाढ़ 4 लेन बना हुआ है 2006-7 का बना हुआ है। कब का बना हुआ सर? 2006-7 में बना हुआ। 2006-7 में बना है सर। जी जी, ये 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार थी, उसमें बहुत सारा डेवलपमेंट हो गया था बिहार में। क्या सर पटना बख्तियारपुर 4 लेन 2006 में क्या हाल था? मैं भी उसी रोड से क्रॉस किया हूं सर, मुझे क्या बता रहे हैं आप? 2006-7 में बना हुआ है। पटना बख्तियारपुर रोड पे गड्ढा था या गड्ढे में रोड था, ये पता ही नहीं चलता था। ये कहानी की बात है। आप, मेरा गांव ही जब वहाँ है, और सर मेरा भी गांव वही है, मेरा गांव वहां से ज्यादा दूर नहीं है, मेरा भी गांव वही है, उसी रास्ते से जाता हूँ। चाहे आप पंडारक चले जाए या बाढ़ चले जाए या मोकामा चले जाए। 2014 से पहले पटना से पूर्णिया मेरा ससुराल नौगछिया है, वहां तक तो मैं जाता ही रहता हूँ। बिल्कुल सही बात बता रहे हैं सर कि क्या स्थिति थी रोड की, वो बिहार की, वो मेरे से बेहतर कौन जाने। मोकामा बाढ़ बढ़िया, आप कहीं भी चले जाइए, क्या स्थिति थी रोड की? आप क्या बात कर रहे हैं गोपाल जी? रोड की स्थिति की बात आप कर रहे हैं। ऑलमोस्ट अब ऑलमोस्ट पे आए, ठीक है, आप कम से कम ऑलमोस्ट पे आए। 5 साल पहले रोड ठीक हुआ है। बिहार को रोजगार की जरूरत है महोदय। ये सही है, रोजगार की जरूरत है बिहार में। रोजगार के अवसर कहाँ हैं ये? अनिल जी, अब देखिए, बिहार सेंट्रिक बजट, ऐसा लगा कि बिहार और आंध्र प्रदेश को दे दो जितना दे सकते हो, क्योंकि छिटके ना, ऐसा लग रहा है ये बजट। ठीक है अनिल जी, ऐसा लग रहा है कि बिहार और आंध्र को दे दो जितना दे सकते हो ताकि दोनों छिटके नहीं, ऐसा लग रहा है ये बजट। नमस्कार आपको, सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं आधे घंटे से आपका इंतजार कर रहा था कि शायद आप मुझसे कुछ पूछें। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के प्रवक्ता को अपने घर और गांव के बजट की ज्यादा चिंता है, देश के बजट की चिंता नहीं है। ये जो बजट, बोलिए अनिल जी। तो कैसे बोले, आपने वो स्क्रीन चला दी है? नहीं बोलिए सर, बोलिए। अरे एफएम की स्पीच आ रही है सर, मैं बोलता हूं अगर मेरी आवाज आ रही है तो आपको। हाँ बोलिए। देखिए, मुझे लगता है कि देश के 140 करोड़ जो देशवासी हैं उनकी तरक्की का ये बजट है।
इसको, ये देश का बजट है ना कि एक पर्टिकुलर राज्य का बजट है। बिहार की चर्चा हुई तो एक दो लाइन में बिहार के बारे में बता देता हूँ। बाढ़ से जूझ रहे बिहार को 11,500 करोड़ की मदद इस बजट में दी है। बिहार में हाईवे के निर्माण के लिए, चाहे पुराने हो नए हो, ये जानकारी डिटेल में आएगी, 26,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ये बजटरी एलोकेशन है। बिहार के अंदर विष्णुपाद मंदिर और महाबोधि मंदिर को काशी विश्वनाथ की तर्ज पर विकसित किया जाए, इसका प्रावधान है। और जो बाकी पूरे देश में प्रावधान या जो बजटरी एलोकेशन है वो है। देखिए, ये बजट पहली बार ऐसा है कि इसमें 4 जातियां बताई गई हैं, गरीब, महिला, युवा और किसान, जिन पर फोकस किया गया है। और जो 4 कोर एरियाज बताए हैं वो एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, एमएसएमई एंड मिडिल क्लास। मुझे लगता है कि जिस तरीके से स्किलिंग पे, एम्प्लॉयमेंट पे जोर दिया है, पहली बार मैंने देखा है, मैं भी हर वर्ष बजट को देखता हूं, कि 4 करोड़ से ज्यादा युवाओं को रोजगार देने के लिए करीब 2 लाख करोड़ का बजट एलोकेशन हुआ है, जिससे कि वो स्किल डेवलपमेंट उनमें हो, उनमें एजुकेशन भी हो और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो। देखिए, जिस चीज की वो एम्प्लॉयमेंट करेंगे उसकी उनको टेक्निकल नॉलेज हो। मुझे नहीं लगा कि आज तक इतना बड़ा 2 लाख करोड़ का बजट पर्टिकुलरली युवाओं के लिए, और वो भी एम्प्लॉयमेंट के लिए दिया गया है। जहां तक अगर हम किसानों की बात करें तो 1,52,00,000 करोड़ 1.52 लाख करोड़ बजट एलोकेशन एग्रीकल्चर के लिए की है। एग्रीकल्चर के किए, इसका मतलब किसानों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट होने वाला है। और अब ये महंगाई की बात करते हैं तो बजट में बताया गया किस तरीके से कोर इन्फ्लेशन जो है वो 3.1% पे कंट्रोल है और 4% का टारगेट को मेंटेन कर रहे हैं। किस तरीके से मुद्रा लोन 10 लाख से 20 लाख बढ़ाया गया। आप कितने आयाम लें। आपने अनिल जी रामकृष्ण जी को सुना होगा, शिक्षाविद हैं। शिक्षा के क्षेत्र को लेकर के उन्होंने क्या बातें कही कि यूनिवर्सिटीज के पास पैसे नहीं है, फोकस वहां पे किया नहीं जा रहा है, शिक्षा पे कहां ध्यान है। मैं बता रहा हूं। मैं अगर पिछले 10 साल की बात करूं, बजट की बाद में आता हूं, तो 7 नए IIT, 16 ट्रिपल IIT, 7 IIM, 15 AIM, 315 मेडिकल कॉलेज, 390 विश्वविद्यालय, ये पिछले सालों में मोदी सरकार ने खोले हैं। सर, ये तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की हालत खस्ता हो गई, JNU की हालत खस्ता हो गई। अब आप नेशनल बजट की बात कर रहे हैं या दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं? आप मुझे अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए डिबेट में बुलाते तो मैं उसकी तैयारी करता। नहीं, मैं एजुकेशन की बात पूछ रहा हूँ। मैं एजुकेशन की बात, मैं तो सारे यूनिवर्सिटी के बारे में बोल रहा हूँ। आप पर्टिकुलर केस लेके मुझसे नहीं, एक उदाहरण दिया मैंने अनिल जी। मैं पूरे देश की यूनिवर्सिटीज, जो नेशनल यूनिवर्सिटीज हैं, जो राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी में, उसकी बात कर रहा हूँ। अपने गांव की बात कर रहे थे, आप ही अपने गांव की बात कर रहे थे। अरे अनिल जी, गांव की बात कर रहे थे तो उसका जवाब तो मैंने दिया। गांव की बात, गांव डिस्कस करने के लिए बने। सर, तो क्या मतलब हमारे गांव का विकास ना हो? सर, क्यों नहीं होगा? बस तो वही था। गोपाल जी की भी यही वेदना है कि उनके गांव का विकास हो। देखिए, ये जो बजट का क्या बोला, क्या जाति बोली, गरीब, महिला, युवा और किसान। अनिल जी, आप सिर्फ इतना प्रोविजन करवा दीजिए कि जो गरीबी रेखा से नीचे जो बच्चे हैं उनका एजुकेशन मुफ्त होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्कूलों में। नहीं चलता अगर बीच में टोकते हैं तो आप बोल लीजिए पहले। नहीं, आप बोलिए। हम आपसे ये बता रहे थे, हम सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहे थे, सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे कि सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अगर कोई अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है तो उनको हेफा से लोन लेना पड़ेगा, उसके बगैर नहीं कर सकते। अब मैं आपसे पूछा कि यूनिवर्सिटी अगर हेफा से लोन लेगा तो वो वापस कहां से लोन करेगा, वो किन से पैसे लेगा? वो इन्हीं स्टूडेंट से पैसा कलेक्ट करके उनको देना पड़ेगा, फिर फी बढ़ाया जाएगा। ये सारी चीजें, मेरा एक एक्सपेक्टेशन ये था कि हायर एजुकेशन पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट ध्यान देगी, और वहां पे हमको लगता है कि ध्यान नहीं दे पाई इस बजट में। ये मैं आपसे बात कर रहा था। अनिल जी, देखिए, मुझे आप सब लोग स्टूडियो में बैठे हैं और आप आपस में चर्चा कर सकते हैं, पर मैं इंटरनेट से आपसे बात कर रहा हूं, जूम से।
तो मुझे जब डिस्टर्बेंस होती है तो मुझे बात करने में दिक्कत होती है। नहीं कोई और डिस्टर्बेंस आपने नहीं होगी। मुझे चल बुलाया कि बजट 2024 में डिस्कस करेंगे। मैंने बताया किस तरीके से बजट की हाईलाइट है, इनकम लेस की बात है। आपने यूनिवर्सिटीज की बात करी, हो सकता है पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में कोई दिक्कत हो, पर जहां राज्य सरकार के विश्वविद्यालय हैं वहां उनका वित्तीय पोषण राज्य सरकार करती है, जहां केंद्र सरकार से विश्वविद्यालय उनका पोषण की चिंता केंद्र सरकार की करती है। और मैं निवेदन करता हूं चैनल के माध्यम से, आपको अगर पर्टिकुलर केस है तो बुझवाइए ना, बात करेंगे उस पर ओवरऑल जो बजटरी एलोकेशन है शिक्षा पे तो मैंने बताया, आपने कुछ उसमें नहीं कहा। मैंने बताया ना कितने IIT बनाए, कितने मेडिकल कॉलेज बनाए, ये 2014 से पहले बने थे क्या? ठीक है, उस बारे में आप बात नहीं करेंगे। मैंने बताया कि 7 IIT बनाए, 16 ट्रिपल IIT बनाए, 7 AM बनाए, मेडिकल कॉलेज 315, 15 AM, ये सरकार में बने और आगे भी बन रहेंगे। आगे भी जो बन रहे हैं प्रोसेस हैं वो खुल जाए। ठीक है। और जो अब निपुण जी आपके पास आ रहे हैं, आता हूं गोपाल जी, आता हूं आपके पास भी। ठीक है अनिल जी, आता हूं फिर से। अब निपुण जी, अब देखिए कुछ चीजें इस बजट में अभी आगे अगर पूरा विस्तार से जब इस बजट को देखूंगा तब चीजें दिखेंगी। इसमें कुछ पुरानी चीजें हैं वो धीरे धीरे गायब होती नजर आ रही हैं। जहां बुलेट ट्रेन, जहां स्मार्ट सिटी, गंगा की सफाई, ये चीजें धीरे धीरे अब गायब होती नजर आ रही हैं। अगर आपको दिखाओ बजट, क्योंकि मुझे अभी तक नहीं दिखा है। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। देखिए क्या था ना, आपको एक बात को समझिएगा, इस समय देश की सबसे बड़ी जो समस्या है वो है युवाओं को रोजगार देना। उसके लिए सरकार का फोकस है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर, और एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए पहली कंडीशन है। अब आप रोजगार नहीं देंगे युवाओं को, उनकी व्यवस्था नहीं करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बनाएंगे, तो ये समस्या एक विकराल रूप ले लेगी। तो मुझे लगता है कि सरकार का पूरा फोकस उस पर है। और रही बात गंगा सफाई की, हम बात कर रहे हैं, तमाम तरह की जो हम ये बातें करते हैं, अब गंगा की स्थिति पहले से तो बेटर हुई है। अब कहने को कुछ भी कहता रहे, लेकिन स्थिति बदली है, चीज़ें बदली हैं। और वो माना जाता है कि जो फंड पहले चलता आ रहे हैं वो फंड कंटिन्यू रहेंगे, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होते रहेंगे। लेकिन बजट देखिए, एक सिंपल बात समझिएगा, जैसे हम अपने घर का बजट बनाते हैं ऐसे ही सरकार भी क्या करती है, 1 साल का बजट बनाती है। मेरे घर की इनकम मान लो 10 लाख रुपया है, तो हम तय करते हैं भाई इस बार प्राथमिकता कहाँ देनी है, किसको देखना है। तो सरकार बहुत सारी चीज़ें, चुनाव में जिस प्रकार की स्थिति रही, ये बजट आप कैसा देख रहे हैं कि बजट ऐसा दिख रहा है कि जो गठबंधन सरकार है उसको भी संतुष्ट करके लेके चलना है। अब ये देखना कि कई राज्यों के चुनाव हैं, तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो हम लोग बजट के अंदर, और ये होता ही है कि परिवार के अंदर भी होता है कि हम बजट बनाएंगे, घर में कोई खर्चे की बात करेंगे तो परिवार का कोई सदस्य कहेगा मुझे कम मिला है, मुझे ज़्यादा मिला है, वो सब रहेगा। लेकिन बात ये थी कि प्राथमिकता 1 साल की देखी जाती है, और मैं मानता हूँ प्राथमिकता देखकर सरकार ने एक तो स्टूडेंट्स के लिए जो लोन का प्रावधान किया, स्टूडेंट के लिए जो छूट दी है, स्कूल स्टूडेंट के लिए, महिलाओं के लिए जो प्रावधान टोटल किए हैं, ये आने वाले भविष्य के निर्माण के लिए और मैन्युफैक्चरिंग हब में डेवलप करने के लिए किया गया है। इस मामले में बहुत सुंदर बजट है। हाँ, ये जरूर है किसानों के मामले में। आपने कहा कि प्राथमिकताओं का जिक्र आपने किया, इसी पर एक सवाल मैं अजय जी से लेना चाहूंगी। अजय जी, अगर मध्यम वर्ग, क्या वो प्राथमिकता में नहीं आते हैं? क्योंकि मध्यम वर्ग तो हर बार उम्मीद लगाता है बजट से, लेकिन 7 बार अब तक बजट आए और हर बार उन्हें निराशा हाथ लगी। इस बार भी कुछ बहुत ज्यादा उनके लिए खास नहीं रहा इस बजट में। देखिए, मध्यम वर्ग जो है वो नीचे से भी पिसता है और ऊपर से भी पिसता है। ठीक है, आज क्या है कि मध्यम वर्ग जैसे सैलरीड एम्प्लॉई है उसका तो टैक्स कट जाता है स्रोत पर। अब जो बिजनेसमैन है वो अपना एडजस्टमेंट करके कहीं ना कहीं टैक्स को कम ज़्यादा कर लेते हैं। तो जो एक्सपेक्टेशन है मध्यम वर्ग की, वहाँ पर मेरा अपना पर्सनल ऐसा मानना है कि इवन न्यू टैक्स डिज़ाइन में कम से कम 5 लाख रुपए की डिडक्शन मतलब एग्जम्पशन होना चाहिए, और जो अगला जो टैक्स का स्लैब होना चाहिए 5 से 10 लाख रुपए होना चाहिए। तब जाकर मध्यम वर्ग को कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 10,000 का डिडक्शन बढ़ा दिया, 25,000 का बढ़ा दिया, इससे इनको राहत नहीं मिलने वाली है। तो एक बार हमें इनकम टैक्स को ऐसे ओवरऑल करना चाहिए कि जिससे हमें ये लगे कि हम मध्यम वर्ग हो जो कि मेजॉरिटी में टैक्स पे कर रहे हैं। मेजॉरिटी में अगर कॉर्पोरेट टैक्स की हम बात करें तो मध्यम वर्ग ही जो टैक्स पर्सनल टैक्स में टैक्स पे कर रहा है, वहाँ पर हमें उनको राहत और देने की ज़रूरत है। और ये इस बार नहीं तो अगले वर्ष या उसके 1 साल के अंदर चाहिए कि मिनिमम जो टैक्स का एग्जम्पशन लिमिट उसको 5 लाख रुपए कर देना। अच्छा जी, क्योंकि आपने कहा कि मैक्सिमम टैक्स पेयर्स की संख्या मध्यम वर्ग से है, हाँ, लेकिन इसमें एक और चीज मैं समझना चाहूंगी कि जब बात टैक्स की आती है तो मध्यम वर्ग का ये भी सवाल रहता है कि हर बार मध्यम वर्ग को क्यों घेरा जाता है, मिडिल क्लास फैमिलीज को क्यों घेरा जाता है? उनकी जेब कभी भरी नहीं पाती, उनके लिए बजट ठन ठन गोपाल हो जाता है। लेकिन जब बात
उद्योगपतियों की आती है तो उनके लिए राहत हमेशा बजट लेकर के आता है। तो क्या ये सिर्फ एक तरफा ही बजट हम इसे कह सकते हैं या फिर वाकई साधने की कोशिश की गई है, कमियां अभी भी है? देखिए, ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि केवल उद्योगपतियों को राहत मिलती है। जो आपके पास रिसोर्सेज है उसी रिसोर्स के अंदर अपना घर चलाना, अपना देश चलाना है। अगर हम बात करते हैं उद्योगपतियों की, उद्योगपति अब मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं जीएसटी वगैरह पे कर रहे हैं, वो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं। जब तक आपका घर का या आपके देश का बिजनेस अच्छा नहीं होगा, अगर सर मैं बात करूँ श्रीलंका की बात करूँ, पाकिस्तान की बात करूँ, वहाँ बिजनेस का माहौल नहीं है, तो वहाँ पर क्या हालात हो रहे हैं। जब तक आपका घर का या अपने देश का बिजनेस सक्षम नहीं होगा, वो देश चल ही नहीं सकता है। तो इंडस्ट्रीज को हमें उस हिसाब से देखना चाहिए। आज हम बात करें यूएस की बात करें, वहाँ के जो एक एक कॉर्पोरेट हाउस है वो वर्ल्ड के लीडर है। क्या हमारे देश का कोई ऐसा कॉर्पोरेट हाउस है जो वर्ल्ड का लीडर है? हम फिर भी उनको खींचते रहते हैं, उनको गालियाँ देते रहते हैं। हमें इन चीज़ों से बचकर बिजनेस उतना इम्पोर्टेंट है जितना कि एक मध्यम वर्ग इम्पोर्टेंट है। बिना बिजनेस के, बिना व्यापार के, बिना नौकरी के कोई भी सुखी नहीं रह सकता है। ठीक है, एक सवाल और है छोटा सा मनीष जी से। ये सवाल मनीष जी आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि एक और जहां 5 ट्रिलियन, माफ कीजिएगा, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि अभी देखिए जब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का हम जिक्र करते हैं, ये कहा जाता है कि आने वाले समय में 3 ट्रिलियन इकोनॉमी को भी हम जरूर छुएंगे, लेकिन जब पर कैपिटा इनकम का जिक्र आता है तो पर कैपिटा इनकम में भारत की स्थिति पे अगर गौर किया जाए तो 136वें अंक पर है। इस पर क्यों जोर नहीं दिया जाता? जी, निश्चित तौर पे देखिए, अर्थव्यवस्था जो हमारी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था को लेकर के चलने में कई बार हम बहुत सारी चीज़ों में आंख बंद करना पड़ता है, सरकार को भी बंद करना पड़ता है। हमारे देश की इतनी आबादी है, आबादी के हिसाब से आपको इनकम का जब तक मतलब स्रोत नहीं बढ़ेगा, बढ़ती नहीं जाएगी। स्रोत के अलावा क्या है कि लोगों के तरफ से कौशल आधारित लोगों की संख्या नहीं बढ़ेगी, तब तक आप ये निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि इनकम इतने तक बढ़ा दी जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन दूसरे सवाल जो हैं वो मुझे लगता है कि ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक बात मैं कहना चाह रहा था, जो अभी मौका मिला है तो मैं कह ले रहा हूँ। अनिल जी कह रहे थे कि हायर एजुकेशन को लेकर के कि लगातार संस्थान खुल रहे हैं। निश्चित तौर पे IIT IIM की संख्या बढ़ाई जा रही है, लेकिन क्या IIT IIM की संख्या बढ़ाई जा रही है तो उनके लिए भी बजट एलोकेशन में हायर एजुकेशन के लिए ज़्यादा बजट की उम्मीद करना सही बात नहीं थी? क्या हम लोग जैसा उम्मीद कर रहे थे वैसा बजट मिला है? मैं अनिल जी से पूछना चाहता हूं ये सवाल। और दूसरी बात ये कि आप अगर नए संस्थान खोल रहे हैं तो क्या परंपरागत संस्थानों को छोड़ देंगे? क्या उनके लिए उनके बजट में आप ये कर देंगे कि आप फेफा से धन लीजिए? मैं लगातार इस पर बात कर रहा हूं और उनको कहना चाह रहा था, दूसरी मतलब दिशा ले रहे थे, बिल्कुल सही बात नहीं कर रहे थे। उनसे ये सवाल है मेरा, मुझे लगता है कि उनको बोलने का मौका दे करके पूछना चाहिए। ठीक है, ये सवाल लेते हैं अनिल जी से, लेकिन गोपाल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। गोपाल जी बोलिए। सबसे बड़ी बात देख लीजिए, बिहार का दुर्भाग्य कि पटना एयरपोर्ट है वो बहुत पुराने समय से 74 से चला रहा है। उसका जो रनवे है वो बहुत एक्सट्रीमली डेंजर सिचुएशन में है, इमरजेंसी ब्रेक लगा कर लैंडिंग होती है। आज तक 10 साल बीत गए, पटना एयरपोर्ट के लिए कुछ नहीं किया गया, जबकि मनमोहन सरकार ने बिहटा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए 700 एकड़ जमीन खरीदी, लेकिन उस पर आज तक एक ईंटा नहीं जोड़ा गया। दूसरी बात, दरभंगा एम्स का बहुत ढिंढोरा पीटा गया कि एम्स आते जा रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं, लेकिन एक भी ईंटा पटना दरभंगा एम्स में बिहार नहीं जोड़ा गया। तीसरा, पटना विश्वविद्यालय के अंग्रेज इसका कहा जाता था तो आज उसको केंद्रीय स्तर की दर्जा नहीं दिया गया। ट्रिपल IIT आपका नहीं है, भागलपुर इंजीनियरिंग के बिल्डिंग में चलता, एक फैक्ट्री नहीं खोली गई, 10 लोगों के रोजगार की भी आप अंदाज। बिहार के करोड़ों तो रेलवे वगैरह की तैयारी कर PhD की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को कोई शर्म नहीं आता है कि डेली ट्रेन एक्सीडेंट हो रहा है, लेकिन मरम्मत के लिए एम्प्लॉयमेंट को हायर करे नहीं, बस डूब जाए सब कुछ। 1-8 टर्म को रहना है, बटोट हो, 12 लाख करोड़ बिजनेसमैन का माफ कर दो। ट्रेन हादसे जो हो रहे हैं उसमें अगर नौकरियां दे दी जाएंगी तो ट्रेन हादसे बंद हो जाएंगे गोपाल जी? बिल्कुल बंद हो जाएंगे। अच्छा, ये कैसे, मतलब क्या लॉजिक है? ये लॉजिक जरा समझाइएगा मुझे, ये लॉजिक क्या है? मैं समझा देता हूँ। मैं इंजीनियर हूँ जी, लेकिन मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, लेकिन फर्स्ट ईयर में मैकेनिकल भी पढ़ा हूँ। जब मरम्मत होता है गैंगमैन
सर मरम्मत क्या किलोमीटर पर पटरी कमजोर होने की वजह से एक्सीडेंट हुए हैं क्या? बिल्कुल, आप ऑडियो पढ़िए कोटा का, ऑडियो में एक्सीडेंट से पहले बोल रहा है। आमने सामने उड़ीसा में ट्रेन टकराई तो वो पटरी गड़बड़ थी, तो टकराई तो आपकी फॉल्ट थी ना। तो वो फॉल्ट की वजह से सर, वो फॉल्ट की मैन पावर की कमी से थोड़ी ही ना वो हादसा हुआ, मैन पावर की कमी से थोड़ी ही वो हादसा हुआ है। अरे अनिल जी, लालू यादव को प्राइम मिनिस्टर पद बनने का जोक बन रहा है, बहुत जल्दी बनेंगे, बिहार सुधर जाएगा बहुत अच्छे से। क्या लॉजिक दे रहे हैं गोपाल जी? आप कह रहे हैं कि मैं इंजीनियर हूं, उसके बाद आप ये लॉजिक दे रहे हैं। मैन पावर की कमी से हादसा होता तब समझ में आता। हादसे की वजह कुछ और है, उस वजह को तलाशा जाना ज्यादा जरूरी है। है ना, वजह टेक्निकल फॉल्ट है। टेक्निकल फॉल्ट है, टेक्निकल फॉल्ट के लिए मैन पावर को कैसे घुसा रहे कि मैन पावर की कमी की वजह से? पटना एयरपोर्ट की आपने बात की, पटना एयरपोर्ट की बात की आपने, मॉनिटरिंग होती है, 100 एम्प्लॉय गोपाल जी चाहिए। पटना एयरपोर्ट की आपने बात की, पटना एयरपोर्ट की सूरत बदल गई है, पटना एयरपोर्ट की सूरत बदल गई है। नहीं है, रनवे नहीं बदला है, रनवे सर, रनवे का भी काम हो रहा है, आपको पता होगा गोपाल जी। पटना एयरपोर्ट आज से 15 साल पहले, आप पटना एयरपोर्ट की तस्वीर, गोपाल जी आपके पास अगर आज से 15 साल पहले पटना एयरपोर्ट की तस्वीर हो और आज जो हुआ है सर, उसको तो स्वीकार कर लीजिए। केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए कह रहे थे। हाँ, केंद्रीय पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं मिला, जो नीतीश कुमार ने बोला भी था। पटना विश्वविद्यालय को बिहार की सरकार नहीं चाहती है कि जो केंद्रीय विश्वविद्यालय बने। तीन विश्वविद्यालय अगर विपुल जी आप पटना एयरपोर्ट की आज से 15 साल पहले की तस्वीर और आज की तस्वीर देखिए, आसमान जमीन का अंतर है। लेकिन तीन केंद्रीय विश्वविद्यालय बने हैं और इसी दौर में बने हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं किसी सरकार का प्रवक्ता नहीं। ठीक है, इस चर्चा को हम आगे जारी रखेंगे। आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहें। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।